आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है किसे फिजी के प्रतिष्ठित सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मान किया गया है। तो इस सम्मान से मधुसूदन शाही को सम्मान किया गया। हाल ही में किसे एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो निपुण अग्रवाल को नियुक्त किया गया। किसे केरल के 50वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो ए जयतिलक को नियुक्त किया गया। किसे असम राइफल्स द्वारा पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने कब तक शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। तो वर्ष 2026 तक के लिए। दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है। तो इसे चीन ने लॉन्च किया है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है। तो मोनाको बना है। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। तो फ्रांस के साथ खरीदने के लिए भारत ने समझौता किया है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो नर्मदेश्वर तिवारी यह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख यानी वाइस चीफ बनाया गया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है। तो इन्होंने सुजीत पुष्पाकर धारकर का स्थान लिया है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण और नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बने हैं और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार की जगह ली है। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए बने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में भी नए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CISC बने हैं। अच्छा, अब हम कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो M चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा बने। तुहिन कांता पांडे यह सेबी के 11वें अध्यक्ष बने। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक सब्यसाचीकर बने। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के 26वें महानिदेशक परमेश मणि। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के 3रे महानिदेशक आशीष खन्ना बने। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष प्रीति सूदन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर हाटकर बनी। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने नोएल टाटा। BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बना गया महेश कुमार अग्रवाल को। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसमें मिस टाइप हो गया फ्रेंड्स। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण गवई बने हैं। आपको PDF में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG संजय मूर्ति बने। RBI के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा। मैमून आलम को इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविंद पनगड़िया बने और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सतीश कुमार बने। अगला प्रश्न है मार्क कार्नी को किस देश में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कनाडा में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मार्क कार्नी को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अब बात करें उन्होंने किनकी जगह ली है। तो उन्होंने जस्टिस ट्रूडो की जगह ली है, जिन्होंने जनवरी 2025 में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
और आपको बता दें फ्रेंड्स, मार्क कार्नी यह बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व प्रमुख हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी अहम पद पर यह सेवाएं दे चुके हैं। ओके, अच्छा अब कनाडा के बारे में जान लेते हैं। तो कनाडा यह फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका का एक देश है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कैनेडियाई डॉलर। और कनाडा के अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मार्क कार्नी बने हैं। अच्छा, यह प्रश्न भी आपका प्रधानमंत्री नियुक्ति से संबंधित है और इस प्रश्न को रीड करने के बाद जितने भी नए प्रधानमंत्री अन्य देशों में बने हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, तो प्रश्न में देख ले रहे हैं क्या पूछ रहा है। कमला प्रसाद बिसेसर किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो त्रिनिदाद और टोबैगो में हुए चुनाव में कमला प्रसाद बिसेसर की पार्टी ने जीत हासिल की है और कमला प्रसाद बिसेसर या फिर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बन गई हैं। इससे पहले वह सन 2010 से 2015 तक देश की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और वह त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं। तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखेंगे, कमला प्रसाद बिसेसर, जो अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। अब हाल ही में जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन रामगुलाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नवाब सलाम लेबनान के प्रधानमंत्री बने। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। वार्ड डी वेवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने। जोथम नापत यह वानुतु के नए प्रधानमंत्री बने और मार्क कार्नी अभी कनाडा के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जिसको हमने आज ही पढ़ा है। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बने हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी आईपीएल में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम है, जिन्होंने आईपीएल 2025 में जयपुर में खेले गए गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 35 गेंदों में इन्होंने शतक बनाया और उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 101 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 11 छक्के शामिल थे। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वैभव सूर्यवंशी यह आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पे हैं। वही सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाया था। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी के नाम कई रिकॉर्ड बन गए हैं, उसको भी आप लोग जान लीजिए। आईपीएल के इतिहास में फ्रेंड्स सबसे युवा खिलाड़ी बने शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने इस मैच में 11 छक्के लगाए थे। आईपीएल में अब तक के इतिहास में सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी। इनकी उम्र फ्रेंड्स, जब इन्होंने डेब्यू किया था तो 14 साल 23 दिन इनकी उम्र थी और आईपीएल इतिहास की नीलामी में इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो सर्वम एआई कंपनी का चयन किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत सरकार ने फ्रेंड्स इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया है। और भारत एआई मिशन को फ्रेंड्स भारत सरकार ने 7 मार्च 2024 को 5 सालों के लिए, जिसमें 2024 से 2029 तक के लिए इसे शुरू किया गया था और इसके लिए फ्रेंड्स 10,370.92 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में समाधान प्रदान करने के लिए स्वदेशी एआई क्षमता विकसित करना है। अच्छा, अब एलएलएम क्या है? तो यह फ्रेंड्स एक प्रकार का एआई प्रोग्राम है। यह एक प्रकार का कृत्रिम कीर्ति कार्यक्रम है जो प्राकृतिक और अन्य प्रकार की सामग्री को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम है। अच्छा, अब हम एआई से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो एलन मस्क की एआई कंपनी ने अपने चैटबॉट ग्रोक 3 का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया माइक्रोसॉफ्ट ने। जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया एनवीडिया ने। हरियाणा में नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया गया। गूगल ने एप्लीकेशन की गति बढ़ाने के लिए 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन बोर्ड का अनावरण किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्सआई गैलेक्सी की खोज की है? तो इसकी खोज हर्बल स्पेस टेलीस्कोप ने की है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, येल के नेतृत्व वाले अनुसंधान समूह ने एक विशाल आकाशगंगा बुल्सआई की खोज की है जो 9 छल्ले वाली है, और यह फ्रेंड्स आकाशगंगा लेडा 13-13-424 के नाम से जानी जाती है। ओके, अच्छा, अब लोग टेलीस्कोप से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित किया गया है, जिसे मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया उत्तराखंड में। जेम्स वेब टेलीस्कोप को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यूरोपीय एजेंसी ने पिंडों का निरीक्षण करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत पहले स्थान पर रहा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में फ्रेंड्स एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में कुल 87 पदक, जिसमें 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके आयोजन की बात करें तो यह चैंपियनशिप फ्रेंड्स 25 से 27 अप्रैल 2025 तक केडी जाधव एरिना नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, और इस बार का यह इसका दूसरा संस्करण था। ओके, और पहले एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन सन 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था, जिसकी विजेता भारतीय टीम थी। अच्छा, अब वर्ष 2025 में जो एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप आयोजित की गई थी उसके अंतिम पदक तालिका अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर भारत रहा, जिसने 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर जापान रहा, जिसने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं तीसरे स्थान पर मंगोलिया रहा, जिसने 1 स्वर्ण, 11 रजत, 6 कांस्य पदकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में द कश्मीर शॉल नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसे रोजी थॉमस ने लिखा है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग वर्ल्ड नॉलेज क्वेश्चन समझिएगा, बस आप लोग इतना जानते रहिए कि द कश्मीर शॉल नामक उपन्यास रोजी थॉमस ने लिखी है। अच्छा, हाल ही में जो भी पुस्तकें न्यूज में थी या जिसे अभी लॉन्च किया गया उसका हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो दिनेश सहारा ने दलाई लामा पर दलाई लामा की खुशी का रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी है। दीपा मलिक की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन लॉन्च हुई। अमिताभ कुमार को हाल ही में माई बिलव्ड लाइफ नामक उपन्यास का लिखा है। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर के लेखक संजीव कुमार हैं। वाई भारत मैटर्स किताब को एस जयशंकर ने लिखा है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड को लिखा है रंजीत सिंह ने। रतन टाटा ए लाइफ किताब को थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। मित्र भारत के सबसे करीबी रणनीतिक भागीदार को लिखा है प्रोफेसर श्रीराम चौलिया ने। रविंद्र चंद्र अश्विन की आत्मकथा का शीर्षक आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है। और अभी हमने पढ़ा द कश्मीर शॉल नामक उपन्यास को रोजी थॉमस ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अब सचेत ऐप क्या है? तो इस ऐप के माध्यम से फ्रेंड्स आप मौसम विभाग से जुड़े अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में कई सारी जानकारी उपलब्ध कराता है, जैसे बाढ़, जंगलों की आग, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो। सचेत ऐप आपको हर प्रयास से इन्फॉर्म और प्रोटेक्ट रखने का प्रयास करता है। ओके, अच्छा, अब हम कुछ ऐप और पोर्टल को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ई मैप पोर्टल को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया। सेबी ने आरपीटी पोर्टल लॉन्च किया। भूनिर पोर्टल को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया। ई माइग्रेट पोर्टल को भारत सरकार ने लॉन्च किया। हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल न्याय विभाग भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। मेरी पंचायत ऐप को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। मेरा युवा भारत ऐप पीएम मोदी के द्वारा। जागृति ऐप को उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा। अनुवादिनी ऐप को केंद्र सरकार के द्वारा और स्वर सुपर ऐप को भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया?
तो यह दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर साल आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हर नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना है और इसकी शुरुआत आयुष्मान भारत योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। पहली बार यह दिवस सन 2019 में मनाया गया था। अच्छा, अब हम अप्रैल 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चागास रोग में सभी की भूमिका। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी एकता और उपचार के लिए कला। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी सभी के लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां रक्तस्राव से ग्रसित होती हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी भोजन ही दवा है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति, कार्यस्थल पर एआई और डिजिटलीकरण की भूमिका। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।